मैं एक प्रोफेशनल नेचर फोटोग्राफर हूँ। जहाँ पर भी कुदरत दिखती है मैं उसे कैमरे में कैद कर लेता हूँ। मैं ऐसी ऐसी तस्वीरें खींचता हूँ जो खींचने में बहुत मुश्किल होती है और कई ऐसी ट्रिक्स जो साधारण तस्वीरों को भी सुंदर बना देती हैं। मेरी कई ऐसी ही तस्वीरें बहुत महंगी बिक चुकी हैं। मैं गूगल को भी तस्वीरें बेचता हूँ, जबकि डिस्कवरी को भी मैंने कई ऐसी तस्वीरें बेची हैं। मेरी सबसे महंगी तस्वीर जो कि 20,000 US डॉलर में बिकी थी। लेकिन एक तस्वीर इतनी महंगी कैसे बिक सकती है, आप भी सोच रहे होंगे ना। कई तस्वीरें खींचने में कितनी मेहनत लगती है वो शायद आपको पता नहीं होगा। कई बार आपको जंगल में 15 से 20 दिन बिताने पड़ जाते हैं। किसी शेर की तस्वीर खींचना इतना आसान नहीं होता। एक शेर को ढूंढना पड़ता है और उसके आसपास रहना पड़ता है, फिर उसकी वीडियो बनानी पड़ती है, तस्वीरें खींचनी पड़ती है और खतरा वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप पर पीछे से कोई जानवर हमला कर दे, जान का खतरा होता है। इसीलिए ये तस्वीरें बहुत महंगी बिकती हैं। मैंने साल 2007 में ये फोटोग्राफी का काम शुरू किया था और शुरू से ही मुझे नेचर फोटोग्राफी करना बहुत पसंद था। जंगल में जाना, कुदरत की गोद में रहना और कई दिन बिताकर बिल्कुल छुट्टियों जैसा एहसास पाना, साथ में पैसे भी कमाना। मेरी पहली तस्वीर सिर्फ $10 में बिकी थी और सबसे महंगी आप जानते हैं 20,000 डॉलर में। और जो अमूमन मैं तस्वीरें खींचता हूँ वो 5,000 से 10,000 डॉलर तक बिकी जाती हैं। इस तरह एक ट्रिप से मैं 5,000 से 7,000 डॉलर कमा ही लेता हूँ। इस तरह जंगल में जाना काफ़ी महंगा भी होता है, लेकिन फिर भी पैसे बच जाते हैं। सबसे अच्छी चीज़ तो है पूरी दुनिया घूमना। आप अलग अलग देश जा सकते हैं। उन देशों में ऐसे ऐसे जंगलों को ढूंढ सकते हैं जहां पर और कोई ना जाता हो। साउथ अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक मैं हर देश में जा चुका हूं। वहां पर कई तस्वीरें खींच चुका हूं और ढेर सारे पैसे भी कमा चुका हूं। इस बार मैं ज़ाम्बिया जाना चाहता था। ज़ाम्बिया एक अफ्रीकन देश जहां पर बहुत सारे जंगल हैं। ये गरीब देश कहलाया जाता है और वहां के लोग हैं बहुत ही अच्छे, लेकिन वहां पर अजीब अजीब बातें भी बताई जाती हैं। वो लोग कुदरत को भगवान मानते हैं, वो जानवरों को भी भगवान मानते हैं। इसलिए वहां शिकार करना बहुत ज़्यादा दुखदाई हो सकता है। आपको जेल हो सकती है और जेल से पहले आदिवासी ही आपको मार देंगे। इसलिए उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। जो भी हथियार आपके पास हो आपको वो हथियार उन्हें देना पड़ता है और बिना हथियार के जंगल में कितना खतरा बढ़ जाता है आप सोच ही सकते हैं। इस बार मैं ज़ाम्बिया में पहुंचा हुआ था और वहां पर मैं सरकार से बात कर चुका था। इस तरह नेचर फोटोग्राफर यहाँ पर बहुत सारे आया करते थे। अब कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका था। मुझे एक ऐसे जंगली इलाके के बारे में पता चला था जहाँ पर अपने आप अचानक धुंध घिर जाती है। और जब मैं उस जंगल में जाने वाला था, आदिवासियों से बात करने वाला था, मुझे नई नई चीज़ें जानने को मिलने वाली थी। मैं सबसे पहले उस कबीले तक पहुँचा। इस कबीले में मैं पहली बार आया था और वहाँ के लोग मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। एक इंडियन को देखना उनके लिए भी नया सा एहसास था। वो ज़्यादातर काले इंसानों को देखते थे, यहाँ के अफ्रीकन या गोरे जो यूरोप से आते थे, और मेरे जैसे को वो पहली बार देख रहे थे। ना तो मैं गोरा कहलाया जा सकता हूँ जो यूरोप का हो, ना मैं कोई अफ्रीकन लग रहा था। वो हैरानी से मेरी तरफ देखे जा रहे थे। उनकी भाषा मैं ट्रांसलेट करके सीख रहा था और उनसे बात कर सकता था। मैंने उनसे पूछा आखिर इस जंगल की खासियत क्या है। उन्होंने एक एक करके जानवर के बारे में बताना शुरू कर दिया। कई जानवरों के नाम अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से लिए जाते हैं। मैं नोट करता गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो खास नाम लेने शुरू कर दिए। भूत प्रेतों की बातें करना शुरू कर गए थे वो, और मैं भूतों पर यकीन तक नहीं करता। अब ऐसी किसी चीज़ की तस्वीर खींची ही नहीं जा सकती, मेरे किस काम के वो। उन्होंने कहा था कि रात के वक्त इस जंगल में कोई भी जानवर शिकार नहीं करता। ना ही इंसान शिकार कर सकते हैं, ना ही जानवर शिकार करते हैं। ये तो मेरे लिए हैरानी की बात थी। मैंने भी उनसे कहा आखिर दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर जानवर शिकार करना छोड़ दें। यहाँ पर शिकार करना कैसे छोड़ सकते हैं? तो उन्होंने कहा था रात के वक्त यहाँ पर धुंध घिर जाती है और उस धुंध में एक शक्ति है। ये रूहानी शक्ति किसी को भी शिकार करने नहीं देती। यहाँ पर हर जानवर अगर तुम्हारे सामने भी आ जाए, कोई तुम पर हमला नहीं करेगा, शांति से वहाँ से निकल जाएगा। और तुम भी वो गलती मत करना।
यहाँ किसी जानवर पर हमला करने की कोशिश मत करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। सब जानवर मिलकर तुम पर हमला करेंगे और तुम्हारी मौत पक्की। मैंने कहा, मेरे पास कौन सा हथियार है, मैं किसी जानवर पर हमला कर ही नहीं सकता। वहाँ गांव वालों से, उस कबीले वालों से ढेर सारी जानकारी इकट्ठी करके निकल पड़ा था मैं घने जंगल की ओर। मेरे पास बड़े बड़े 2 बैग थे। एक मैंने कंधे पर टांग रखा था, एक हाथ से घसीट कर आगे ले जा रहा था। इसमें ऐसा टेंट भी था जिसमें मैं छिप सकता था, तस्वीरें खींच सकता था। इस टेंट का रंग बिल्कुल पत्तों जैसा होता है और इसमें घुसने के बाद अगर आप पर भालू भी हमला करे तो ये मोटी चादर आपको बचाती है। इसी तरह प्रोफेशनल फोटोग्राफर वो तस्वीरें खींच पाते हैं। आपको क्या लगता है हम पेड़ पर चढ़कर तस्वीरें खींचते हैं और कोई भी जानवर हमें मार दे, हम इस तरह मरते होंगे? नहीं, हम अपनी सुरक्षा साथ लेकर चलते हैं। और उस बड़े बड़े 2 बैग को लेकर मैं घने जंगल के अंदर जा रहा था। अभी सुबह का वक्त था और मुझे काफ़ी समय तक चलना था। एक खास जगह ढूंढनी थी जहाँ पर वो नए नए जानवर मुझे नज़र आते। यहाँ पर अलग प्रजाति के मोर रहते हैं। कहते हैं कई शेर यहाँ पर ऐसे हैं जिनका पूरा रंग सफ़ेद है। यहाँ पर पूरी तरह से काले रंग के बंदर नज़र आते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनके ऊपर से फंगस बड़े बड़े आकार की निकल जाती है, 6-6 फुट ऊंची, जो पेड़ों से भी ऊंची निकल जाती है। बस कहानियाँ सुनने को मिल रही थी, देखूंगा तब पता चलेगा। और कोई ऐसी चीज़ ढूंढ ली मैंने जिसकी तस्वीर मैं खींच पाया तो वो तस्वीर शायद इस बार $1 मिलियन में मैं बेच पाऊँ और इसके बाद रिटायरमेंट ले लूँगा मैं। हर 2-2 घंटे तक मैं चलता, उसके बाद 1 घंटे का आराम करता। इस तरह चलते चलते दोपहर का वक्त हो गया था। दोपहर का खाना खाकर मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर मुझे 2 गैंडे नजर आए। इसी के साथ सफ़ेद रंग का एक बाघ सा दिखा था मुझे। उसकी बस एक झलक दिखी थी। जितने में मैं कैमरा सेट कर पाता वो गायब हो गया। अगर किसी जगह आपको कोई जानवर नज़र आ जाए और वो खुला मैदान हो, आपको वहीं पर तस्वीरें खींचने के लिए रुक जाना चाहिए। ऐसी खुली जगह अमूमन नहीं मिलती और पास में ही एक नदी भी थी। यकीनन नदी का पानी पीने के लिए यहीं पर जानवर आते होंगे और वो बाघ भी यहीं पर आएगा। उसकी एक तस्वीर मैं ज़रूर खींचूंगा। इसके बाद मैंने वहीं पर टेंट लगा लिया था। अब टेंट के बीच बैठकर मैं बाहर की तरफ देखता गया। वहाँ एक एक करके कई जानवर आ रहे थे। कई छोटे छोटे सूअर भी आए जो टेंट को फाड़ना चाहते थे। ये मोटी चादर का बना हुआ टेंट है, इन छोटे से सूअरों से फाड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कोशिश बहुत की थी उन्होंने। धीरे धीरे अंधेरा होता चला गया। एक जंगल में घना घुप अंधेरा हो जाता है, लेकिन आज आधा चांद निकला हुआ था, इसलिए मैं देख पा रहा था, वरना मुझे एक लाइट लगानी पड़ जाती। मेरे पास नाइट विजन वाले कैमरे थे और रात को खींची हुई तस्वीरें और भी ज़्यादा महंगी बिकती हैं। मैं बस उस अंधेरे में तस्वीर खींचना चाहता था। मैं नहीं जानता था वो बात सच है। यहाँ धुआं सा आ जाता है, धुंध सी घिर जाती है। जंगलों में धुंध नहीं घिरती, लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा था। घना घुप अंधेरा हो चुका था और धुंध हर तरफ फैली हुई थी। ऊपर से चांद की रोशनी ज़्यादा दूर तक देखने नहीं दे रही थी। मैं अपने टेंट से बाहर आ गया था और बाहर से आ रही आवाज़ों की तरफ मैं बढ़ता जा रहा था। मैं नहीं जानता था वो सच है या नहीं, यहाँ जानवर हमला करते हैं या नहीं, लेकिन अगर मैं एक बाघ के बिल्कुल सामने आ गया, रहम नहीं करेगा वो। लेकिन हमारा काम ही हिम्मत से भरपूर होता है। मैं उस टेंट से काफ़ी दूर निकल आया था। मेरे पास एक डंडा था, मैंने उसका भाला बना लिया था। आप हथियार जंगल में नहीं ला सकते, लेकिन जंगल में तो हथियार बना ही सकते हैं ना, कौन देखेगा। अपने बचाव के लिए ये कोशिश मैं करने वाला था। इसके बाद मैं आगे बढ़ने लगा। वहाँ घुप अंधेरे में उस धुंध को चीरता हुआ, आवाज़ों का पीछा करता हुआ मैं आगे बढ़ता गया। वहाँ कुछ फुट तक मुझे नज़र आ रहा था, बाकी दूर तक वो धुंध देखने नहीं दे रही थी। धीरे धीरे आवाज़ों का पीछा किया मैंने और वहाँ सोए हुए वही छोटे छोटे सूअर देखे। वो अगर मुझे देख लेते, मुझे मारने की कोशिश करते, इसलिए चुपचाप बिना आवाज़ किए एक तरफ मैं चल पड़ा। सूअर रात के वक्त इस तरह से सोते नहीं, कोई ना कोई आपस में सुरक्षा करने के लिए होता है, लेकिन ऐसा माहौल अजीब सा था। मैंने कुछ तस्वीरें भी खींची, सोए हुए सूअरों की तस्वीरें। ज़्यादा महंगी नहीं बिकती, लेकिन $500,000 तो मिल ही जाते। अब मैं उस धुएं की चादर को चीरता हुआ और आगे बढ़ा था। मुझे काले रंग का बंदर दिखा था। वो ऐसा बंदर था कि उसकी तस्वीर खींची नहीं जा सकती थी।
आसमान काला था और ऊपर बैठा हुआ वो बंदर भी पूरी तरह से काला। चमकती हुई वो आंखें, वो मेरी तरफ घूरे जा रहा था। हर बार जब मैं हिलता तब जाकर मुझे पता चलता पेड़ पर कोई है जिसकी चमकती हुई आंखें हैं। वो बंदर था, लेकिन तस्वीर काले आकाश में काले बंदर की कैसे खींचता। मुझे लगा ये बंदर आसपास ही हैं, दिन के वक्त खींचूंगा जब धुंध नहीं होगी। मैं उस धुएं की चादर को चीरता हुआ और आगे बढ़ने लगा। अचानक मेरे सामने से आवाज़ आने लगी और ये कदमों की आवाज़ भारी थी। कोई बड़ा जानवर जो मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैं अब आगे नहीं बढ़ रहा था, पीछे हटने लगा था। पास में ही एक घना सा पेड़ था। उस पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन अचानक उस धुंध को चीरता हुआ सफ़ेद रंग का बाघ, जिसका कद बहुत ज़्यादा था, मेरी तरफ बढ़ा। मैं सन्न सा हो गया था। एक बाघ से बचने का कोई तरीका नहीं होता, बस आपको उसकी आंखों में देखना होता है। बाघ तब तक हमला नहीं करता जब तक आप उसकी आंखों में देखते रहेंगे। भागने की कोशिश की तो बाघ चीर डालता है, और इतना विशाल बाघ। मेरी सांसें रुक गई थी। मैंने गलती कर दी। मुझे टेंट से बाहर आना ही नहीं चाहिए था। जंगलों में धुंध नहीं घिरती, धुआं नहीं घिरता, यहाँ धुआं निकल आया था, इसलिए मेरी गलती हो गई। क्या करूं अब? मैं धीरे धीरे कदम पीछे हटाता गया। वो बाघ धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाता गया। धीरे से मैं पेड़ के पास गया और उसने गुर्राना शुरू कर दिया। अचानक बहुत करीब आया वो। उसने अपने दोनों कदम मेरे कदमों के करीब रख दिए थे और मुझे मेरी मौत नजर आई थी। मौत एक बाघ से कटने के बाद एक बाघ का निवाला बनना मुझे साफ दिख रहा था, लेकिन उस बाघ ने पास में आकर मुझे सूंघा और मेरे सामने ही मुंह घुमाकर चल पड़ा। कभी भी बाघ अपने शिकार को नहीं छोड़ते अगर वो शिकार इतने करीब हो। वो भले ही भूखा ना हो, पेट भरा हो, लेकिन उसे मुझे मार देना चाहिए था और मेरी लाश वो बाद में खा लेता। ऐसा तो होता ही नहीं कि किसी को वो जिंदा छोड़ दे। हक्का बक्का हुआ मैं अब पीछे हट रहा था। मैं अपने टेंट को ढूंढना चाहता था। मुझे लगा वो टेंट बिल्कुल मेरे पीछे होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं पीछे जाता गया नए नए पेड़ आते गए। वहाँ एक दलदल के पास पहुंचकर मैं समझ गया था भटक गया हूँ मैं। वक्त रात के 10 बजे का था और मैं भटक चुका था। अपने टेंट में ही मैं जिंदा हो सकता हूँ। यहाँ बचने का और कोई रास्ता नहीं होगा। उस दलदल को पार करना ही आखिरी रास्ता था, क्योंकि सीधे तौर पर आगे बढ़ना नहीं चाहता था। घूमकर एक खास दिशा में पहुंचना चाहता था। मुझे लगा था इस धुएं को चीरते चीरते एक बार तो वो टेंट मिल ही जाएगा। मैं थोड़ा सा उस दलदल के एक तरफ निकला। उसके बाद वो दलदल में पैर धंसने लगे थे मेरे, लेकिन वहाँ कई पेड़ों की जड़ें थी जिस पर पैर रखा जा सकता था। पुल सा बना हुआ था उनका, लेकिन छलांगे लगाते लगाते आगे बढ़ना था। अचानक मैंने पैर रखा उस दलदल में और उसके नीचे कोई था। वो एक मगरमच्छ था जिस पर मैंने पैर रख दिया था। 10 फुट का वो मगरमच्छ जैसे ही पानी से बाहर निकला, मेरी सांसें ऊपर की ऊपर। वो मेरी तरफ देख रहा था और मगरमच्छ कभी भी अपने शिकार को नहीं छोड़ते। बचने के लिए मुझे बस वहीं पर खड़े रहना था। शायद उस मगरमच्छ को गलती लग जाए और वो यहाँ से चला जाए। उसका बड़ा सा मुंह था और उसके दांत देखकर घबराहट सी पड़ रही थी। अचानक मेरा पैर फिसल गया। आप ऐसी हालत में एक भी गलती नहीं करना चाहते और मुझसे तो गलती हो गई। मैं हिला और वो झपट्टा मारने के लिए आगे आया। अचानक मैं उस दलदल में आधा धंसा हुआ था और मेरा सर उसके मुंह के बहुत करीब। उसने अपना मुंह तो खोला लेकिन झपट्टा नहीं मारा। मुंह खोलकर जैसे उसने जम्हाई ली हो और उसने मुंह बंद किया। मेरे कान को छूता हुआ तैरता हुआ पास से निकल गया। मेरी सांस निकल नहीं रही थी। मौत छू कर चली गई थी, लेकिन ऐसे कोई मगरमच्छ करता नहीं। यहाँ वो बात सच्ची लगती है जैसे रात को कोई शिकार करता ही नहीं। सच में ये जानवर मुझे जिंदा छोड़ रहे थे। 2 बार मौत से बचा था मैं, 2 बार। ऐसा जिंदगी में कभी किसी के साथ नहीं होता जो मेरे साथ हो रहा था। मैं इसे बयां भी किसी को नहीं कर पाऊंगा। एक फोटोग्राफर के पास ऐसा कैमरा होता है जिससे तस्वीरें खींची जाती हैं, इससे वीडियो नहीं बनाई जाती, और मैं इतना डरा था तस्वीर तक न खींच पाया। मैं अब उस दलदल से बाहर निकला था और अपने उस टेंट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगा। दोबारा दलदल में पैर नहीं रखूंगा। शायद दोबारा वो मगरमच्छ मुझे जिंदा ना छोड़े। मैं थोड़ा और आगे बढ़ने लगा। अब उस धुंध को चीरता हुआ मैं ढलान की तरफ था,
नीचे उतर रहा था। मेरा पैर उन पत्तों पर पड़ा और पैर अचानक से फिसल गया। मैं एक छोटी सी खाई में गिरा। ये खड्डा सा था जिसमें नीचे शायद पत्ते थे जिनकी आवाजें आ रही थी। मैंने जैसे ही नीचे देखा, वो थोड़ी सी लाइट नीचे की तरफ मारी, वो पूरी की पूरी जमीन काली थी। ये मिट्टी के कारण काली नहीं थी, यहाँ पर भीड़ थी बिच्छुओं की, काले बिच्छू। यहाँ अफ्रीका में ये काले बिच्छू पाए जाते हैं और एक बिच्छू अगर आपको काट ले, बचने के चांस सिर्फ 10% होते हैं, वो भी इसलिए अगर आप पास के अस्पताल में पहुंच पाएं 10 मिनट के अंदर। मौत ही मेरे चारों तरफ मौत। मैंने बिच्छुओं पर पैर रख दिया था। वो पूरी बिच्छुओं की भीड़ मेरे शरीर पर चढ़ गई थी और मुझे लगा ये काटेगा, ये काटेगा, और पूरे बिच्छू बस मेरे शरीर पर रेंगते रहे, लेकिन काटा किसी ने नहीं। कुछ बिच्छू जो पैरों के नीचे आ गए थे वो भी जैसे थोड़ा थोड़ा हिलते हुए बाहर निकले और वहां से थोड़ा दूर हो गए। पूरी तरफ बिच्छू ही बिच्छू थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, दोनों तरफ बिच्छू। मैं 15 मिनट सन्न हुआ वहीं पर बैठा था। मैं बस भगवान से यही कह रहा था, एक भी बिच्छू काटे ना, एक भी बिच्छू काटे ना। और सच में 15 मिनट तक एक भी बिच्छू ने नहीं काटा। शरीर पर रेंगते हुए वो बिच्छू आगे की तरफ बढ़ गए। जिन बिच्छुओं पर मैंने पैर भी रखा था उन्होंने भी काटा नहीं। जैसे सच में वो कहावत सच्ची है। मैं उठा और उन बिच्छुओं ने कुछ नहीं कहा। मैंने शरीर से बिच्छू झाड़ दिए जो मेरी उस शर्ट से चिपक भी गए थे। शायद उनके पैर ही फंस चुके थे मेरी उस शर्ट में। खींचकर मैंने उतारा। उन्होंने काटा तक नहीं, उन्होंने वो अपना डंक गड़ाया तक नहीं। मैं एक एक पैर ऊपर उठाता और सामने रखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता, वो बिच्छू जगह खाली कर देते और मैं पैर रख पाता। इस तरह रखते रखते उस पहाड़ी के ऊपर की तरफ चढ़ा था और शरीर पर एक भी डंक नहीं था बिच्छुओं का। मैंने सारे कपड़े उतारे थे। सारे कपड़े उतार कर उसमें देखा कोई बिच्छू छिपा हुआ तो नहीं। सारे बिच्छू वहीं झड़ चुके थे और अब दोबारा कपड़े डालकर मैं आगे गया। मौत को तीसरी बार छुआ था मैंने, एक ही रात में और एक ही घंटे में। फिर से मैं आगे बढ़ चला था। टेंट कब मिलेगा मुझे, कहीं मैं यहीं मर ना जाऊं। ये कहते कहते जैसे ही उस मोटी धुंध की चादर से पार गया, सामने का नज़ारा हैरानीजनक था। आप एक जंगल में ऐसी चीज़ कभी देख ही नहीं सकते। सामने कई लोग काले कोट पहने थे, कई औरतें जिन्होंने काले रंग की ड्रेस पहन रखी थी। सबने काले कपड़े पहने थे और वहाँ पर बफे लगाया हुआ था। अब जिनको ये नहीं पता बफे क्या होता है, जिस तरह किसी शादी में खाना रखा होता है बड़े बड़े बर्तनों पे, हमें खुद प्लेट में डालकर वो खाना खाना होता है, इसी तरह यहाँ पर भी एक लंबा सा टेबल लगाया गया था। कई बर्तन रखे गए थे और हर एक बर्तन में अलग अलग खाने का सामान पड़ा था। वो काले कोट पहने आदमी वहाँ से सामान प्लेट में डालकर खा रहे थे। औरतें भी ऐसा ही कर रही थी। पास में ही पत्थर की कई कुर्सियां बना रखी थी उन्होंने। उन पत्थरों पर बैठकर वो खाने को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जंगल के बीचों बीच, जानवरों के बीचों बीच, इतने खतरनाक जंगल में कोई बफे कैसे लगा सकता है? और कैसे पागल लोग हैं, आधी रात को इस तरह खाना खा रहे हैं और बिना डर के। मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया था। अब हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे वो बात बताई गई थी कि ये जंगल भूतिया है। कहीं ये भूत ही तो नहीं? शक्लें किसी की भी डरावनी नहीं थी। वो साधारण आदमी लग रहे थे, लेकिन हर एक आदमी ने जैसे एक ही तरह का लंबा कोट डाला हुआ था और हर एक औरत ने एक जैसी काली ड्रेस पहनी हुई थी और सर पर भी एक अजीब सी पतली चुनरी जैसी टोपी पहन रखी थी। वहाँ उन्हें घूरते घूरते लगभग 15 मिनट हो गए। वो खाने की खुशबू भी इधर आ रही थी और भूख मुझे डर के कारण बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने की, लेकिन वहाँ खड़े खड़े भी पूरी रात बिता नहीं सकता था। मुझे उनसे मदद मांगनी चाहिए, हो सकता है वो मेरी मदद करें भी। अंत में मैंने आंखें बंद की और भगवान का नाम लिया और याद किए उन कबीले वालों के वो शब्द, यहाँ पर रात के वक्त कोई हमला नहीं करता। आंखें खोली मैंने और सीधा चल पड़ा उस बफे की ओर। मुझे देखकर कुछ लोग बहुत हैरान थे। वो औरतें भी एक तरफ हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। मैं कोई भूत नहीं हूँ, फिर भी वो मुझसे थोड़ा सा डर रहे थे। हर कोई एक तरफ हो गया और मैं एक बूढ़े से आदमी के पास जाकर कहने लगा, क्या मैं भी खा सकता हूँ? मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। उस आदमी ने कहा, बिल्कुल तुम खा सकते हो। मैंने भी एक प्लेट उठाई और वहाँ हर एक बर्तन को ऊपर की तरफ करके देखने लगा उनमें है क्या।
पहले वाले बर्तन में ढेर सारे सेब थे। मैंने दूसरा बर्तन खोला, वहां पर ढेर सारे केले थे। इस तरह मैं उन बर्तनों को खोलता गया और हर एक जगह पर इस तरह ताज़ा सब्जियां और ताज़ा फल ही पड़े थे। पकाई हुई कोई चीज़ नहीं थी, ना ही वो गर्म लग रहे थे। यहाँ इस तरह से बर्तनों में ये कच्चा सामान रखा हुआ है, मेरे लिए हैरानी की बात थी। मैं अब किसी भी चीज़ को खा सकता था। मैंने प्लेट में एक एक करके हर सामान को डालना शुरू कर दिया। इसके बाद एक पत्थर के पास चल पड़ा। वहाँ 3-4 लोग बैठे हुए थे और 2 औरतें बैठी हुई थी। मैं उनके पास गया। ये बड़ा सा टेबल लग रहा था, लेकिन बना तो पत्थर का था। वहाँ जैसे ही मैंने प्लेट रखी, वो मेरी तरफ घूरने लगे। वो मेरी तरफ इस तरह से घूर रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। उनकी आंखें जैसे खुली की खुली रह गई थी। हर कोई मेरी तरफ देखे जा रहा था और एक दूसरे से मेरी तरफ देखकर बातें कर रहे थे। वो मैं बस उन जैसा लगना चाहता था। मैंने कोई कोट नहीं पहना था। उन्होंने इतनी गर्मी में भी मोटे मोटे कोट पहन रखे थे। मैं अब उस आदमी से बात करने लगा। मैंने कहा, आपने इस तरह जंगल में बफे लगाया हुआ है, पास में कोई फार्म हाउस है क्या? तब वो आदमी इधर उधर देखने लगा। उसने बाकियों का चेहरा देखा, उन औरतों का चेहरा देखा और मेरी तरफ कहा, फार्म हाउस, वो भी जंगल में? मैं भी अब बिना खाए उसकी तरफ देखते हुए बोला, फार्म हाउस होना तो चाहिए। आपने तो बफे इस तरह से लगाया हुआ है जैसे आसपास कोई फार्म हाउस हो। तब वो थोड़ा सा मुस्कुराया और कहने लगा, अच्छा, क्या सही से लगाया हमने? जैसे तुम लगाते हो वैसे ही लगाया ना? मैं भी हंसकर कहने लगा, बिल्कुल होटल में ऐसे ही लगाते हैं। वैसे सजाया हुआ अच्छा है, लेकिन ये पत्थर की कुर्सियाँ आपको बनाने में कितना समय लगा होगा? तो उसने कहा, बनाई नहीं है हमने, उठाकर कहीं से लेकर आए हैं। जहाँ जहाँ से ऐसे आकार के पत्थर मिले, उठाकर यहाँ इकट्ठे कर दिए और ये जगह हमें अच्छी लगी। यहीं पर हम बफे लगाते हैं, हर रोज़ खाना खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। अब उससे बात करने में मुझे भी मज़ा आ रहा था। मैंने एक निवाला तक नहीं खाया और बस उससे बातें करता रहा। मैं उससे पूछ रहा था, इस तरह घने जंगल में आपने क्यों बफे लगाया हुआ है? आपको कोई अच्छी जगह नहीं मिली? यहाँ पर आने से तो इंसान बहुत ज़्यादा डरते होंगे ना? तो उसने भी जवाब दिया, हाँ, यहाँ आने से इंसान डरते बहुत हैं। यहाँ पैर रखने तक से डरते हैं और हमें यहाँ पर मज़ा ही बहुत आता है, कोई परेशान ही नहीं करता। तो मैंने उससे कहा, तो आप भी कोई अच्छी जगह क्यों नहीं जाते? तो उसने कहा, जाना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन हम भी एक मुसीबत में हैं, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं। मैंने कहा, मुमकिन क्यों नहीं? यहाँ ज़ाम्बिया में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। जंगल के बाहर निकलकर आप शहर में भी तो जा सकते हैं, वहाँ पर भी बफे लगा सकते हैं। आप में से हर कोई यहाँ का नहीं लगता, आप बाहर से आए लगते हैं। तो वो सब मुस्कुराने लगे थे और कहने लगे थे, आए तो बाहर से हैं, लेकिन अब यहीं के होकर रह गए हैं। इसके बाद मैंने एक ऐसा सवाल पूछा जो शायद मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। मैंने उससे कहा, मैं, तुम्हें पता है, 3 बार मरते मरते बचा हूँ। मौत जैसे मुझे छूकर ही निकल गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन ये जो जंगल है, ये एक खतरनाक सा जंगल है जहाँ कोई शक्ति काम करती है। वो आपको मारते ही नहीं। क्या आपको डर नहीं लगता कि कोई जानवर आपको मार देगा? तब उसने सर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता। अब मरने से काहे का डर? मैंने कहा, हाँ, ये भी है। आप तो यहाँ काफ़ी समय से रह रहे होंगे, आपको तो पता है रात के समय कोई जानवर हमला नहीं करता और इसलिए मरने से डर थोड़े ना लगेगा। तब वो हंसकर कहने लगा, हाँ, ये तो है कि यहाँ पर कोई जानवर हमला नहीं करता, लेकिन हमारा डर इसलिए कम नहीं हुआ है। हमारा डर तो इसलिए कम हुआ है, अब कोई एक बार से ज़्यादा मर थोड़े ना सकता है। ये बात समझने में मुझे 2-3 सेकंड लग गए और पहले तो वो निवाला मैं मुंह में डालने वाला था। जैसे ही इस लाइन को समझा, वो निवाला मैंने नीचे रख दिया। ये सेब का एक टुकड़ा था। उसके बाद उसकी तरफ देखते हुए मैं समझना चाहता था वो कहना क्या चाहता है। मैं हंसकर बोला, अच्छा, मजाक अच्छा करते हैं। अब ये भूतिया रात है, धुंध घिरी हुई है और आप मुझे डराना चाहते हैं। तो उसने कहा, डराना चाहता हूँ? मैं तुम्हें डराना क्यों चाहूँगा? अगर डराना ही चाहता पहले ही रूप दिखा देता ना। अब मुझे और घबराहट सी होने लगी थी। मैं पक्का करना चाहता था वो कहना क्या चाहता है। मैंने कहा, अब सही से ही बताइए, जो पहले आपने बोला उसका मतलब क्या है? आप एक बार मर चुके हैं? उसने कहा, हाँ, हम सब मर चुके हैं। तुम्हें क्या लगता हम जिंदा हैं? मैं सबकी तरफ देखने लगा था। सब मुस्कुरा रहे थे, सर हिला रहे थे। मैं थोड़ा सा घबराने लगा था।
मुझे लगा वो सब प्रैंक कर रहे हैं। मैं खड़ा हुआ और कहने लगा, देखो मैं दिल से कमज़ोर हूँ, मैं भूतों पर यकीन नहीं करता, इसलिए मुझे डराने की कोशिश मत करो। 3 बार मैं इतना डर चुका हूँ, मुझे लगा था हार्ट अटैक आ जाएगा। उन जानवरों ने डरा दिया। अब तुम अलग तरह से डरा रहे हो, तुम जिंदा नहीं हो। सबने सर हिलाया। नहीं। मैंने कहा, अच्छा तो अभी तुम्हें मारने की कोशिश करता हूँ। वहाँ एक चम्मच पड़ा था। जैसे ही मैंने वो चम्मच उठाया, मैं भी उनसे प्रैंक करना चाहता था और उन्हें डरा कर ये बात बताना चाहता था कि मैं नहीं डरा बल्कि वो डरे हैं। लेकिन मैंने जैसे ही चम्मच उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया, वो सब उठ खड़े हुए। एक ही झटके में वो उठ खड़े हुए और बहुत ज़्यादा गुस्से में। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था और हर किसी का गुस्से से भरा हुआ चेहरा देख मुझे डर लगने लगा था। मैंने चम्मच वहीं पर रख दिया और डर कर कहने लगा, अरे मैं तो डराना चाहता था जैसे आपने डराया है। तभी एकदम से उनके चेहरे बदले और फिर से वो मुस्कुराने लगे। अरे अरे, हम तो समझे तुम हमला करना चाहते हो। तुम्हें पता तो है ना, रात के वक्त यहाँ कोई हथियार नहीं उठा सकता, किसी पर हमला नहीं कर सकता। नियम तोड़ने की गलती मत करना। मैं चुप सा हो गया और अब मैं गुस्से में आकर कहने लगा था, हाँ वो सब ठीक है, किसी पर हमला नहीं कर सकते, लेकिन तुम इस तरह से डरा रहे हो। मुझे अगर हार्ट अटैक आ जाए तो मैं तो यही मानूंगा कि तुमने हमला किया है। सच बताओ, मैं सच जानना चाहता हूँ। पूरी तरह सच बताओ, अब झूठ नहीं बताना। तो वो आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, तो फिर ठीक है, अगर सच ही जानना चाहते हो तो हम जानबूझकर नहीं ये कर रहे। तुमने कहा है इसलिए हमें वो रूप दिखाना पड़ेगा। जैसे ही उसने ये कहा, हर किसी के शरीर से वो कपड़े झड़ गए थे, जैसे वो जले हुए कपड़े हों, राख की तरह नीचे पहुंच गए थे। उनके शरीर के ऊपर से चमड़ी भी जैसे नीचे राख की तरह गिर चुकी थी। उनके अंदर से जैसे हड्डियां निकल रही थी और चेहरे भयानक से। वो साधारण इंसान नहीं, प्रेत थे। वो औरतें साधारण औरतें नहीं, जैसे डायने लग रही थी। उनके भयानक चेहरे और लंबे नाक, उसे देखकर मेरे दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी कि मैं वहाँ पीछे हटने लगा था। 4थी बार ये मौत मेरे करीब आई है और अब लग रहा था मौत मुझे अपने शिकंजे में फंसा ही लेगी। मैं कदम पीछे हटाने लगा था और वो हंसते हंसते कहने लगे थे, ये तुमने कहा है, हम तो साधारण इंसानी रूप में रहते हैं। अब तुमने कहा, जिद की तो इस रूप में आए हैं। ये कोई हमला नहीं है, हम बताकर रूप बदले हैं। मेरी जबान थम चुकी थी। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, तो तुम तो सच में भूत हो। वो सब सर हिलाकर कहने लगे, हाँ हम कह तो रहे हैं, पास में ही तो एक कब्रिस्तान है जो यहाँ 30 साल पहले हुई जंग में मरे थे, उसे दफनाया गया था। हम सब यहीं पर रहते हैं और बाकी जंगल में भटकते रहते हैं। हम तो यहाँ बफे लगाते हैं, रात को मज़ा करते हैं। ये भूतिया धुंध, ये शापित जंगल मरे हुए लोगों के लिए भी नियम बराबर रखता है। हम मरने के बाद भी जिंदगी जी सकते हैं। ये बात सुनकर मेरी टांगें कांपी थी और मैं पीछे की तरफ भाग लिया। मैं फिर से उस धुएं की चादर में था और अब 4थी बार मौत को देखा था मैंने। दिल की धड़कन इतनी तेज थी, कुछ समय रुकता और मुझे दिल का दौरा पड़ने ही वाला था। मैं बस धुंध को चीरता हुआ आगे जाना चाहता था, हर किसी से दूर, एक ऐसी जगह जहां पर मैं बच पाता। मैं ढूंढता गया। आगे जैसे बड़े बड़े पेड़ आ चुके थे। ये घने पेड़ थे और मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसी गुफा, कोई ऐसा खंडहर सा जगह जहां पर मैं छिप पाऊं, और वहां खंडहर मिल ही गए। ऐसा लग रहा था पुराने ज़माने का किला हो। बड़े बड़े पत्थरों के खंडहर से बने हुए थे, लेकिन वहाँ 4 दीवारी तो थी, छत बिल्कुल नहीं थी। हर तरफ ऐसा ही, वहाँ छिपने के लिए कोई तो जगह होनी चाहिए। अचानक एक पेड़ के पास गया मैं और उस पेड़ में छेद किया हुआ था, जैसे पेड़ में कोई गुफा बनाई हो और वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। मैं नीचे जा सकता था। सामने लगा हुआ वो लोहे का जंगला सा मैंने हाथ से खींचकर एक तरफ कर दिया। मुझे अब एक और चीज़ की खुशी हुई। जंगला लगा है, इसमें जानवर तो हो ही नहीं सकता, कोई घुस ही नहीं सकता। इंसान इस जंगले को हटा सकते हैं, कोई जानवर नहीं। चुपचाप मैं अंदर की तरफ घुसने लगा। हाथ में मेरी टॉर्च थी और टॉर्च की रोशनी उन सीढ़ियों पर मारते हुए मैं आगे बढ़ता गया। मैंने पीछे से वो जंगला फिर से लगा दिया। अंदर कमरा सा बना हुआ था और मैं सोचने लगा, रात गुजारने का सही तरीका यही है। यहाँ छिपा रहूँगा, जिंदा रहूँगा, बाहर निकला तो मारा जाऊँगा। अब मैं उस तहखाने के पीछे वाली साइड में गया। वहाँ पर कई लकड़ी के बक्से पड़े थे और उन लकड़ी के बक्सों के ऊपर कुछ निशान से बने हुए थे।
ये फलों के निशान थे। मुझे लगा शायद इनमें फल भी हो सकते हैं। ये काफ़ी पुराने से बक्से लग रहे थे, तो अगर फल हुए भी वो सड़े हुए होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ खाने की चीज़ ही मिल जाए। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाए जो मेरा पेट भर सके तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उन सब बक्सों के ऊपर एक काले रंग का छोटा सा बक्सा था। वो बक्सा चमकीला सा लग रहा था और उसके ऊपर जैसे पीतल की नक्काशी की गई हो। मुझे एक पल के लिए लगा हो सकता है इसमें सोने चांदी की कोई चीज़ हो। इस तरह से यहाँ पर छिपाई हुई कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई खजाना भी हो सकता है इसमें। मुझे सबसे पहले उस छोटे से बक्से को खोलना होगा। मैं जैसे ही उस बक्से के पास गया, मेरा मन कह रहा था कोई खाने की चीज़ निकल आए, और मैं मुंह से भी यही कहने लगा कोई भी चीज़ निकल आए, मैं खाना चाहता हूँ। कोई ऐसी चीज़ जो मैं खा सकूँ इसमें हो तो बहुत ही अच्छा होगा। ये कहते ही मैंने वो बक्सा खोला। आप सोच सकते हैं उस बक्से में क्या होगा। कोई भी कहेगा कि उस बक्से में कोई ऐसी पुरानी चीज़ होगी जो शायद यहाँ देखने को नहीं मिलती होगी, लेकिन उस बक्से में एक चमकदार सेब था। बिल्कुल नया सेब, पूरी तरह से लाल रंग का। उसे देखते ही मुंह में पानी सा आ गया, लेकिन वो बिल्कुल बड़ी सी काली राख के बीच में रखा गया था। उसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी राख लगी हुई थी। मैं उस सेब को खा सकता था। जल्दबाजी में मैंने उस सेब को बीच से निकाल लिया और वो राख भी मेरी उंगलियों में लग गई। उसके बाद जैसे ही मैंने वो सेब निकाला, वो बक्सा बड़ी तेज़ी से बंद हो गया, जैसे वहाँ हवा चली हो। वो बक्सा बंद हो गया था। मैंने दोबारा उस बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे वो बक्सा पूरी तरह से बंद हो गया, मैं घबरा सा गया था। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें देख चुका था कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन तक न रहा था। मैं इस सेब को खाऊं या ना खाऊं। जब भी आपके सामने इस तरह की कोई चुनौती आती है, आपका पेट जवाब देने लग जाता है, खाना पड़ेगा। मैं उस सेब को साफ कर रहा था अपने कपड़ों से ही, लेकिन वो राख इतनी सख्त थी, साफ हो ही नहीं रही थी। वो सेब चमकदार था, उसके ऊपर से राख साफ हो गई, लेकिन मेरे हाथ पूरी तरह से काले हो गए थे। मैं उस सेब को खाने लगा। मैंने उस सेब का पूरा मज़ा लिया। बहुत स्वादिष्ट सेब था। उसके बाद थोड़ा सा पेट तो भरा। अब मैं हाथ धोना चाहता था, क्योंकि हाथ मेरे पूरे काले हो चुके थे। मुझे टप टप की आवाज़ आ रही थी। ऐसी आवाज़ तभी आती है जब आसपास पानी हो सकता है आसपास कोई नदी भी हो और मैं पानी भी पी पाऊँ। अब मैं उससे बाहर निकल आया था। जैसे ही मैं पास कहीं घूमने लगा, एक तरफ मुझे एक छोटी सी नदी नज़र आ गई। एक तरफ से पानी बहकर इस तरफ आ रहा था और ये पूरी तरह से साफ पानी था। मैंने थोड़ा सा पानी पीकर देखा और थोड़ा और आगे गया। बड़ी नदी से निकलकर पानी इस तरफ आ रहा था, तो इस पानी को पिया जा सकता था। मैंने पेट भर कर वो पानी पिया और तब जाकर सांस में सांस आई। थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ, लेकिन मेरे हाथों पर लगा हुआ वो काला रंग, मैंने उसे साफ करने की कोशिश की थी, साफ हो ही नहीं रहा था। हर कोशिश करने के बाद भी वो राख जैसे मेरे हाथों से चिपक गई थी। उसे साफ करने की कोशिश करता रहा, वो साफ नहीं हुई। अंत में मैं दोबारा उसी तहखाने में आकर बैठ गया। अब मुझे रात निकालनी थी। बड़ी मुश्किल से वो रात निकली। टूट टूट कर नींद आई, लेकिन सुबह होते ही मैंने ठान लिया था अब मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरा हाथ अब भी काला था, लेकिन ऐसा लग रहा था शरीर में वो कालिक समा गई हो। मेरा पूरा शरीर ही थोड़ा थोड़ा काला सा हो गया था। वो राख अब सिर्फ हाथ में नहीं, पूरे शरीर में फैल चुकी थी। कहीं ये कोई जहर तो नहीं। लेकिन जैसे ही मैं धूप में पहुंचता, मेरा रंग पूरी तरह से साफ हो जाता, जैसे ये कोई बीमारी थी जो शरीर में फैल गई थी। ये राख कुछ ना कुछ तो है। अब मैं रास्ता ढूंढने लगा था अपने उस टेंट का, और टेंट तक पहुंचना बहुत आसान रहा। ये दिन का वक्त है, अब कोई भी जानवर हमला कर सकता है। मैंने वो पूरा टेंट समेटा और मैं उस दिशा में जाने लगा जहां से मैं आया था। लगभग 2 से ढाई घंटे लगे मुझे बाहर निकलने में, और बाहर निकलते ही बहुत खुशी हुई। पहले तो वो कबीला आया, कबीले वालों को मैंने सारी बात बताई। उसके बाद मैं वहाँ से शहर की तरफ निकल पड़ा। अब शहर में जाकर मुझे कोई भी तस्वीर अच्छी मिली तो थी नहीं, मुझे अब इस देश को छोड़कर जाना था। लेकिन ये वक्त बदला बदला सा था, मेरा शरीर बदला बदला सा था। जैसे ही वो दूसरी रात हुई, वो अंधेरे में हर कोई मुझे देखकर डरने लगता। ऐसा लगता जैसे मेरा शरीर बदल रहा हो, जैसे मेरा चेहरा बदल रहा हो।
हर कोई, जैसे मैं वेटर के पास गया, वेटर को ऑर्डर दिया और जब वेटर वो ऑर्डर लेकर आया वो सारा सामान उसने गिरा दिया और वो रेस्टोरेंट से ही बाहर भाग गया। उसके बाद दूसरा वेटर पानी लेकर आ रहा था, मुझे देखकर वो भी भाग गया। उस रेस्टोरेंट से मैं दूसरे रेस्टोरेंट में गया, वहाँ भी ऐसा ही, हर कोई जैसे मुझे अंधेरे में देखता और बाहर की तरफ भाग जाता। मैं अब सीधा अपने होटल की तरफ आ गया था। ये छोटा सा होटल था, लेकिन होटल के उस रिसेप्शन पर बैठी हुई वो लड़की मुझे देखकर बेहोशी हो गई। मैं अपने कमरे में गया और सीधा वॉश बेसिन के सामने लगे शीशे में देखकर खुद को हैरान हो गया। ये मैं नहीं था, कोई काला सा शैतान जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे, भयानक सा काला चेहरा। आईने में मेरा चेहरा भयानक हो गया था, जैसे वो कालिख पूरे शरीर में छा गई हो। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। शैतान ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन कुछ भी गलत नहीं कर रहा था, बस मेरा चेहरा डरावना सा हो गया था। पूरी रात खाना खाने की कोशिश करता रहा मैं, अलग अलग जगह पर जाकर। हर कोई घबरा कर भाग जाता, मुझसे कोई मिलना ही नहीं चाहता था, इतना डरावना चेहरा हो गया था और वो शक्तियाँ मेरे बालों को लहरा रही थी। मैं धुएं से बना हुआ शैतान लग रहा था और एक रात में मैं समझ गया ये कोई शाप है जो मुझसे चिपक गया है और इसका इलाज ढूंढने के लिए मुझे वापस उसी जंगल में जाना होगा। मैं सुबह के वक्त ही दोबारा जंगल की तरफ बढ़ चला था, शायद जंगल में जाकर कोई इलाज मिले। सबसे पहले मैं उस कबीले में पहुंचा और मेरे शरीर को देखकर वो कहने लगे, ये कालिख शरीर में समा रही है, रात के वक्त ये कालिख तुम्हारे शरीर पर हमला करती होगी। वहाँ जंगल में भूत प्रेत शैतान हर तरह की शक्ति है जो रात को नुकसान नहीं करती, लेकिन वो शक्ति अगर इस जंगल से बाहर चली जाए तो हमला भी करती है, एहसास भी दिलाती है। तुम एक ऐसे ही काले साए को राख के रूप में अपने शरीर से लगाकर बाहर ले आए हो, तुम्हें इसे वहीं पर छोड़ना होगा, वरना ये हमेशा तुम्हारे साथ चिपका रहेगा और तुम्हारी जिंदगी नर्क कर देगा। छोड़ आओ वापस उसे वहीं पर। मैंने कहा छोड़ आऊं, लेकिन कैसे छोड़ूं, क्या करूंगा उस बक्से के साथ, वो तो दोबारा खुलेगा ही नहीं। उन्होंने कहा तुम्हें वहां जाकर कोई तरीका तो ढूंढना होगा और वहां कुछ लोग मिलेंगे जिनसे मदद मांगना, कोई तो बताएगा। वो जंगल रहस्यमय है और रात को डरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जाओ वहां ढूंढो इलाज। मैं इलाज ढूंढने के लिए फिर से जंगल में बढ़ गया था। क्या करता मैं मजबूर सा हो गया था। ये कालिख मेरे शरीर में छा जाती और मुझे एक काला सा साया बना देती। मैं जंगल में बढ़ते बढ़ते सीधा उस जगह पर पहुंचा था जहां मैंने टेंट लगाया था, लेकिन मुझे इससे भी आगे जाना था। फिर से धुंध घिरी हुई थी और चादर को चीरता चीरता मैं आगे बढ़ता गया। मैं उस दलदल से पार निकला और जैसे ही मैं उस बफे के पास पहुंचा, वो भूत प्रेत थे जो उस बफे में खाना खा रहे थे। मैं वहां पहुंचा और मुझे देखकर वो हंसने लगे, बहुत ज़्यादा खुश थे। मुझे देखते ही वो खिलखिलाकर हंसते हुए कहने लगे, अरे तुम वापस आ गए, तुम्हें हमसे डर नहीं लग रहा और तुम तो हमारे जैसे बन गए। मैं बस उन्हें समझा पा रहा था मेरे पास क्या हुआ और वो हंसते जा रहे थे। पहले तो वो मुझे देखकर डर रहे थे, लेकिन अभी इस रूप को देखकर बहुत ज़्यादा खुश। मैं उन जैसा जो बन गया था। मैं रोए जा रहा था। मैं साधारण इंसान बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा शैतान नहीं बनना चाहता। मैं क्या करूँ, कैसे बचूँ? तो उन्होंने भी बस वही कहा, जहाँ से इस शैतान को लिया था वहीं छोड़ आओ, लेकिन इस राख को शरीर से कैसे निकालूं, क्या करूं मैं? उन्होंने मुझे रास्ता दिखा दिया था और चलते चलते बस मुझे खंडहर ढूंढना था। रास्ते में मुझे वो बाघ भी मिला था, करीब से सूंघ कर चला गया था और थोड़ा सा गुर्राया भी था, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाया। बिच्छुओं की वो खाई के पास से गुजरता हुआ आगे निकला था मैं और सामने मुझे वो खंडहर नजर आ गए। उस खंडहर में भागता हुआ गया था, उस जंगले को हटाकर सीधा नीचे उन बक्सों के पास पहुंचा और छोटा बक्सा खोलने की कोशिश करता ही रहा। वो बक्सा खुल नहीं रहा था, उसी से तो वो राख निकली थी ना। मैंने हर कोशिश की, लेकिन वो बक्सा खुला ही नहीं। जोर लगा दिया मैंने और उसके बाद वहीं पर मैं रोने लगा। वो बड़े बड़े बक्सों के अंदर भी देखना चाहता था, कोई बक्सा खुल नहीं रहा था। लकड़ी के बक्से थे जो ईंट तक से टूट नहीं रहे थे, पत्थर तक से टूट नहीं रहे थे। हर कोशिश नाकाम मेरी और रोता रोता मैं बाहर से पानी भी लेकर आया था एक छोटे से बर्तन में। मैंने वो पानी वहाँ उस लकड़ी पर डाला ताकि गीली लकड़ी को तोड़ पाऊँ। लकड़ी भी ना टूटी, बक्सा भी ना खुला। वहीं बैठकर रोता रहा मैं।
रोता रहा और मुझे लग रहा था ये शैतान मेरा हिस्सा बन गया है, नहीं छूटेगा। तब मैं रोता रोता कहने लगा, काश काश इससे मैं छूट पाता, काश यहाँ वो मैं सेब खाता ही नहीं, काश उस सेब को मैं वापस रख देता। ये कहते ही वहाँ बक्से से एक आवाज़ आई, जैसे किसी ने कोई चीज़ उस बक्से में डाल दी हो। ये आवाज़ बक्से के अंदर से ही आई थी, कोई चीज़ बक्से के अंदर गिरी थी, लेकिन अंदर से ही कैसे? मैं अब उठ खड़ा हुआ और भगवान का नाम लेकर कहने लगा, बक्सा खुल जाए। वो बक्सा मेरे हाथ लगाए बिना ही खुल गया और मैंने उस बक्से में एक सेब देखा, बिल्कुल वैसा ही सेब जैसा पहले था। अब मैं क्या करूं? कैसे इस राख को वहां पर छोड़ूं? तब मेरे ध्यान में आया, मैं जो भी चीज़ मांग रहा हूं वो ये बक्सा दे रहा है। सही से मांगो तो ये देता है। मैंने खुलने को कहा, ये खुल गया। मैंने कहा कि सेब काश मैं ना उठाता, इसमें सेब आ गया, इसका भी तो एक मतलब होगा। मैंने वो सेब बीच से निकाला और हाथ में पकड़ लिया, और जैसे ही मैंने हाथ में वो सेब पकड़ा, मेरे शरीर की वो सारी कालिख जैसे उस सेब पर लग गई। हाथ में सारी की सारी कालिख लगी हुई थी। और तब मैंने फिर से एक आवाज़ में कहा, काश ये सारी राख उस बक्से में चली जाए, मैं सेब भी वहीं पर रख दूंगा। तब मैंने वो सेब वहाँ पर रखा और कालिख भी मेरे हाथ से झड़कर उस बक्से में जाने लगी। मैंने पूरा हाथ झाड़ा और एक भी कण मेरे हाथ पर नहीं रहा। पूरी की पूरी राख झड़ गई थी और बक्से में। और तब मैंने कहा, अब बक्सा बंद हो जाए और मैं चाहता हूँ ये जो काला साया है बक्से में ही रहे। अचानक धड़ाम की आवाज़ आई और वो बक्सा बंद। ये कालिख शरीर से निकलकर बक्से में जा चुकी थी और जेब से छोटा सा काला आईना मैंने निकाला और चेहरा देखा। मैं साधारण था। जैसे ही मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, दोबारा वो बक्सा खुला, वो राख बाहर निकली और उस राख ने एक आकार लिया, एक भयानक सा आकार। मेरी आंखें बार बार उस चेहरे को देखती और बंद हो जाती। ऐसा भयानक चेहरा, ये काला साया था जिसका आकार डरावना सा था। मैं सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ वहां से दूर भागना चाहता था और पीछे से आवाज आई, अलविदा मेरे दोस्त। बस यही आवाज थी, मैं और कुछ सुन नहीं पाया और वहां से उस सफेद चादर में घुस गया और भागता भागता मैं आगे वाले रास्ते को चुनता गया। मुझे याद सा हो गया था बाहर निकलना कैसे है और मन में खुशी थी, उस शैतान को छोड़ आया हूँ वहीं पर। मैं उन भूतों के बफे तक पहुंचा और वहां जाकर बैठा। मैं सांस में सांस लेने लगा। उन्होंने मुझसे कहा था, आओ कुछ फल खा लो, सेब खाना चाहते हो? मैं अपना वो रोता हुआ चेहरा ऊपर उठा पाया था और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, मुझे चिढ़ा रहा था। वो कह रहा था, एक ही सेब है, खाना चाहोगे? थोड़ा सा मैला है, उस पर कुछ कालिख सी लगी हुई है। ये कहते ही बाकी सब भूत और वो औरतें भी हंसने लगी थी और मैं शर्मिंदा हुआ सर नीचे झुकाकर यही कहे जा रहा था, माफ़ करो, कुछ नहीं खाना चाहता, बस जिंदा छोड़ दो, वापस घर जाना चाहता हूँ। और वो भी मुझे चिढ़ाते हुए, ऐसा नहीं हो सकता, मेहमान हो हमारे, कुछ तो खिलाकर भेजेंगे और हमारे पास बस सेब ही बचा है। कहा तो है थोड़ा सा मैला है, कालिख लगी है, बाकी कोई परेशानी नहीं है। मैं वहां से भी भागने लगा था, कहीं वो पकड़कर मेरे हाथ में ऐसा मैला सेब पकड़ा ना दे, दोबारा से वो साया मुझसे चिपक ना जाए। मैं भागता गया और उनके हंसने की आवाज़ पीछे से आती गई। भागा था मैं वहाँ से, बड़ी तेज़ी से निकला और उस कबीले में पहुंचकर सांस में सांस आई थी। उन्हें भी मैंने सब सच बता दिया था और वो भी बार बार यही कहते, भूखे होगे, कुछ खाने के लिए लेकर आए। और उनमें से छोटा सा लड़का जब बोला था, सेब खाओगे, थोड़ी सी कालिख लगी है, और सब हंस पड़े थे और मैं शर्मिंदा हुआ नीचे की तरफ देखता रहा। मैंने वहाँ कुछ भी नहीं खाया था। जब मैं शहर में पहुंचा, रेस्टोरेंट में मैंने खाया, तब जाकर पेट की वो गुड़गुड़ ठीक हुई थी। और एक सबक भी मैंने ले लिया था। वो जगह जिसके बारे में आपको पता ना हो, वहाँ की कहानियाँ सुनाई जा रही हों, आपको उस पर यकीन कर लेना चाहिए और खुद को बचाना चाहिए। कभी भी ऐसी चीज़ों को झूठ मानकर मुसीबत में नहीं फंसना चाहिए। मैं अब दोबारा कभी भी ऐसे जंगल में जाने की कोशिश नहीं करूंगा जिसे भूतिया माना जाता हो। मैं देख चुका हूं अपनी आंखों से ऐसे ऐसे भूत, ऐसे ऐसे दृश्य जिस पर मैं यकीन तक न किया करता था। और हो सकता है उस खंडहर में मैं ना जाता तो आगे मुझे और क्या क्या देखने को मिल जाता, और शायद मैं और ज़्यादा मुसीबत में फंस जाता।
कानों को हाथ लगाए हैं मैंने, भूतिया जगह से दूर ही रहता हूँ। और आपको भी कहना चाहूँगा, यकीन कीजिए भूतिया जगह पर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है।